हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ना? ओके, तो चलिए पढ़ाई की बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साउंड के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ पे क्या क्या जाने थे कि मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जाने थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव थ्रू अ मीडियम। बेसिकली एयर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो propagation of sound wave, propagation of sound wave in a medium। बेसिकली हम लोग एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा ना, हम लोगों को एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना होगा। ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, उसको हैमर करते हैं। तो अगर मान लो हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसमें हम लोग हैमर किए, तो वो क्या होगा? ऑसिलेट करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। यस और नो? तो वो क्या करेगा? वाइब्रेट करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। तो उसका जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है उसको हम लेते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब, ध्यान से देखना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब सामने गया, पीछे आया, पीछे गया, सामने आया, दैट इज अ कंप्लीट ऑसिलेशन। दैट इज अ कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या बोले? ये मान लो ट्यूनिंग फॉर्क का वो डंडा है, डंडा, ठीक है, ये क्या हुआ? सामने गया, पीछे आया, पीछे गया, सामने आया, दैट इज नथिंग बट योर कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन। जैसे तुम लोग पेंडुलम में पढ़ते थे ना, पेंडुलम में क्या पढ़ते थे? ऑसिलेशन मतलब क्या पढ़ते थे? देखो ये क्या हुआ, यहां पे गया, वापस आया, यहां गया, वापस आया, तो क्या हुआ? एक कंप्लीट ऑसिलेशन ना, जहां से वो अपने पाथ को फिर से रिपीट करता है, वहां तक को हम बोलते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये क्या हुआ? सामने गया, यहां से स्टार्ट किया था ना, यहां से क्या किया था? सामने की ओर स्टार्ट किया था, यहां से कहां जाना स्टार्ट किया था? सामने की ओर जाना स्टार्ट किया था। तो सामने गया, अब क्या होगा? पीछे आएगा, तो क्या अपने पाथ को वो फिर से रिपीट कर रहे हैं यहां से? नहीं, वो तो फिर पीछे जाएगा ना। हाँ, अब क्या हुआ? फिर से सामने आया, अब देखो फिर से वो सामने की ओर जाने लगा। अब क्या हुआ? फिर से वो सामने की ओर जाने लगा, मतलब उसका अपना पाथ को दोबारा वो रिपीट करता है। वहां तक को हम बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। वहां तक को बोलते, क्या बोलते बच्चों? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। जैसे पेन को मान लो, ये पेन क्या हुआ? आगे गया, जाना कहां से स्टार्ट कर रहा है? ये पेन यहां पे था, तो ये मूव किधर कर रहा है? इधर। तो ऐसा मेरे पास अगर ऐसा एक और कंडीशन आ जाए, ऐसा एक और कंडीशन आ जाए जबकि ये पाथ को दोबारा रिपीट करेगा, मतलब दोबारा ये यहां से सामने की ओर जाएगा, देन एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो पेन कैसे मूव करेगा? अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क का वो डंडा ले ले, तो यहाँ पे इस पेन को वो ट्यूनिंग फॉर्क का डंडा मानते हैं, तो कैसे मूव करेगा? वो ऐसे ऐसे करता है ना, तो हम मानते हैं कि सामने गया, फिर से क्या रिपीट कर रहे अपने पाथ को? नहीं, ऐसे जाना है इसको। अब यहां पे आया, ठीक है, अब उसको कैसे जाना है? ऐसे। क्या वो यहां से ऐसे जाता है? नहीं ना, ये ऐसे ऐसे करता है ना। तो सामने गया, पीछे आया, फिर पीछे गया, सामने आया। अब देखो फिर से वो सामने की ओर जाने लगेगा, मतलब फिर से वो अपना पाथ को क्या करेगा? रिपीट कर रहा है, अपने मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहे हैं। तो वहां तक को हम बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो हम लोग ना एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए पढ़ेंगे कि वहां पे क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वो ट्यूनिंग फॉर्क का डंडा है, ठीक है, और यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है। यहाँ पे क्या है बच्चों? एयर पार्टिकल्स। ये क्या है मेरा? एयर पार्टिकल्स। तो पहला जो मेरा कंडीशन था, वो एयर पार्टिकल जो था वो अनडिस्टर्ब था। हमने अभी भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया है। वेव मतलब क्या? वेव जाना मतलब क्या? एक डिस्टर्बेंस। वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस। तुम लोग तो पिछले क्लास में हम बताए थे ये वाला चीज। यस और नो? तो बात क्या है बच्चों कि ये अनडिस्टर्ब्ड है। अभी अभी इसको हम लोग ना डिस्टर्ब नहीं किए हैं। अनडिस्टर्ब वाला कंडीशन है, ठीक है, अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब वाला कंडीशन है, ठीक है। अब क्या होगा? ट्यूनिंग फॉर्क का वो डंडा क्या होगा? सामने की ओर आएगा पहले। तो जैसे ही ये सामने की ओर आएगा, यहां का जो एयर पार्टिकल्स है वो दब जाएगा ना, ऐसे दब जाएगा ना।
जैसे ही ये सामने की ओर आएगा, जैसे ही ये सामने की ओर आएगा, यहां का जो एयर पार्टिकल्स है वो क्या होगा, दब जाएगा। बेसिकली क्या होगा, दब जाएगा। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। जैसे ही ये वाला डंडा जो है ये ऐसे आ गया, मान लो ऐसे आ गया, ये वाला डंडा जो है ना वो कैसे आ गया बच्चों, ऐसे आ गया। तब जाकर के मेरा जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन एयर वो क्या हो जाएगा, अपने आप दब जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। दब जाएगा मतलब आपस, मतलब एक दूसरे के आपस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो होगा और बाकी के एयर पार्टिकल्स जैसे हैं वैसे रहेगा, बाकी के जैसे एयर पार्टिकल्स है वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, दब जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम से दब जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये जो दब जाता है ना, ये जो दब गया है, एकदम से दब गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्रेशन। क्लियर। अब बात क्या है, ये पहले क्या करेगा, जैसे बताया सामने गया, अब क्या होगा, पीछे आएगा। जब ये पीछे आएगा तब तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो नॉर्मल कंडीशन है। तो जब ये पीछे आएगा तब क्या होगा, जब वो पीछे आएगा मतलब इस वाले कंडीशन को अगर हम ले ले तो यहाँ पे जो कंप्रेशन क्रिएट हुआ था वो सामने की ओर चला जाएगा। यहाँ पे जो कंप्रेशन क्रिएट हुआ था वो सामने की ओर धीरे धीरे चला जाएगा ना, ऐसे दबते हुए जा रहे दबते हुए जा रहे, तो कंप्रेशन क्या होगा, धीरे 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 आगे चलता हुआ जाएगा। तो यहाँ का जो कंप्रेशन है ये सामने की ओर चला जाएगा और यहाँ का जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन होगा और मेरा जो कंप्रेशन है वो थोड़ा आगे चला जाएगा। वो क्या होगा, आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कंप्रेशन है, बाकी एयर पार्टिकल्स टू बी, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो, अब दो चीज कंप्लीट हो चुका है, ये सामने आ चुका है, ये यहां से सामने आ चुका है, अब पीछे भी आ चुका है। अब क्या करेगा, फिर पीछे जाएगा ना। तो जैसे ही ये पीछे जाएगा तब यहाँ पे एयर पार्टिकल्स क्या होगा, फैल जाएगा। मतलब वो ज्यादा, मतलब छोटी सी जगह पे था, अब क्या होगा, फैल जाएगा। मतलब वहां पे स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही ये पीछे आएगा ना बच्चों, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्पेस जो था वो बढ़ जाएगा। जैसे ही ये वाला डंडा जो है ये पीछे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, लाइक दिस। और ये कंप्रेशन तब क्या होगा, आगे चला जाएगा। और ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो गैप या फिर स्पेस ऑक्युपाई कर लिए ना हम लोग, यहाँ पे जो स्पेस मतलब ज्यादा फैल गया है ना, इसी को बोलते हैं रेयरफैक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो चीज क्रिएट हुआ है इसी को बोलते हैं रेयरफैक्शन। इसी को बोलते हैं बच्चों रेयरफैक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, क्लियर है। जैसे ही ये वाला डंडा पीछे की ओर जाएगा वहां पे स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, उसी चीज को बोलते हैं हम लोग रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, रेयरफैक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ नहीं, कंप्लीट ऑसिलेशन अभी भी नहीं हुआ। आगे गया, पीछे आया, फिर पीछे गया, फिर तो सामने आना पड़ेगा। फिर ये क्या करेगा, फिर से सामने आएगा, लाइक दिस। तो तब तक ये रेयरफैक्शन क्या होगा, और आगे चला जाएगा। जैसे जाएगा मतलब टाइम लैप्स होते जाएगा तो ये रेयरफैक्शन क्या होगा, आगे चला जाता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन होगा और आगे क्या होगा, मेरा रेयरफैक्शन वाला कंडीशन होगा और उसके आगे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। उसके आगे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, रेयरफैक्शन, और यहाँ पे कंप्रेशन, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है ना सबको। अच्छा, नीचे वाला पोर्शन जो है वो कट चुका है तो उसको हम थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक दिख रहा है ना तुमको। वहां पे क्या हो जाएगा, ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन क्या होगा, आगे चला जाएगा। ये रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन क्या होगा, आगे चला जाएगा। यस और नो, यस और नो बच्चों, बोलो। तो ये नीचे वाला जो कंडीशन है ना, इसको हम ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला जो कंडीशन है इसको हम ऊपर ड्रॉ कर देते हैं।
तुम लोग नीचे ही ड्रॉ करना, ठीक है, हम ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, बोर्ड छोटा है तो इसलिए, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन होगा यहाँ पे ऐसे नॉर्मल एयर पार्टिकल्स जो था वो होगा यहाँ पे, रेयरफैक्शन क्या होगा आगे चला जाएगा लाइक दिस, एंड उसके बाद क्या होगा कंप्रेशन होगा। यहाँ पे क्या है कंप्रेशन, यहाँ पे क्या है रेयरफैक्शन, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, तो ये क्या है रेयरफैक्शन और ये क्या है कंप्रेशन, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ये क्या है कंप्रेशन, ये क्या है कंप्रेशन, ये क्या है बच्चों ये है कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, यहाँ पे ये क्या है रेयरफैक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गया कैसे कंप्रेशन एंड कैसे रेयरफैक्शन क्रिएट होता है, कैसे कंप्रेशन एंड कैसे रेयरफैक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बात समझ में आ गया, यस और नो। अब एक चीज समझो, यहाँ पे ना जब भी तुम लॉन्गिट्यूडिनल वेव का या फिर साउंड वेव इन एयर अगर ड्रॉ करते हो तो वहां पे देखना, तुम लोग देखे हो कि नहीं है, इसको मिटा दूं मैं, अच्छा ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग ध्यान से देखे हो कि नहीं हो पता नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर साउंड वेव इन एयर अगर हम ड्रॉ करते हैं, साउंड वेव इन एयर अगर ड्रॉ करते हैं तो वहां पे देखना जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, इधर लिखा हुआ होता है प्रेशर, इधर क्या लिखा हुआ होता है प्रेशर, और इधर क्या लिखा हुआ होता है डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो तुमको समझ में आ रहा है कि जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्यों लिखा हुआ होता है, प्रेशर भी लिखा हुआ होता है या फिर डेंसिटी भी लिखा हुआ होता है, ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ होता है या फिर डेंसिटी लिखा हुआ होता है, ये क्यों जैसे ही कंप्रेशन क्रिएट होता है तो वहां का प्रेशर क्या होगा, मान लो हमने ऐसा कुछ चीज लिए हैं और यहाँ को कंप्रेस करे कंप्रेस करे कंप्रेस करे और कंप्रेस करे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, जैसे ही हम वॉल्यूम को छोटा कर देंगे तो वहां पे क्या हो रहा है प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, कंप्रेस करे कंप्रेस करे कंप्रेस करे तो क्या होगा यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो जब भी हम कंप्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कंप्रेशन पे प्रेशर क्या होता है बच्चों ज्यादा होता है। अगर हम कंप्रेशन की बात करें, अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो वहां पे प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है, प्रेशर क्या होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब तुम एक चीज और समझ सकते हो कि वहां पे डेंसिटी भी क्या होगा, देखो छोटा करे छोटा करे छोटा करे, वॉल्यूम घटते जा रहे घटते जा रहे घटते जा रहे, अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अरे रामलालो अगर हम इस चीज को छोटा करते जा रहे हैं, कंप्रेस किए और कंप्रेस किए, छोटा करते जा रहे तो एक ही जगह में बहुत सारा चीज है ना, तो वहां का डेंसिटी बेसिकली क्या होगा बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या होगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी भी क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी भी क्या होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर कंप्रेशन की बात करें तो क्या हो रहा है बेसिकली प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वहां का जो डिस्टरबेंस होता है, अगर हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर की बात करें वहां का जो डिस्टरबेंस होता है वो बेसिकली होता है प्रेशर या फिर डेंसिटी, प्रेशर बोल सकते हो या फिर डेंसिटी बोल सकते हो। वहां पे वेरिएशन कौन हो रहा है प्रेशर हो रहा है, धीरे धीरे कंप्रेशन पे क्या हो रहा है प्रेशर बढ़ते जा रहा है। जैसे हम कंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कंप्रेस हो चुका है ना, यहाँ पे कंप्रेस हो चुका है ना, तो इसका प्रेशर जो है ये मैक्सिमम कहां पे होगा मिडिल पॉइंट पे होगा, यहाँ का प्रेशर कम कहां पे होगा मिडिल पॉइंट पे होगा, डेंसिटी भी कहां पे होगा इस वाले रीजन पे होगा। तो धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग इसलिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते गया, और इधर जब जाएगा तो प्रेशर देखो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते मैक्सिमम पोजीशन पे प्रेशर क्या हुआ मैक्सिमम हो गया। अब फिर से क्या होगा प्रेशर घटने लगेगा, तो धीरे धीरे इसलिए प्रेशर क्या होता है घटने लगता है, धीरे प्रेशर क्या होता है घटने लगता है। अगर डेंसिटी की बात करोगे तो भी वही वाला चीज होगा, धीरे धीरे मिडिल पॉइंट पे क्या होगा डेंसिटी मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या होगा धीरे धीरे घटते जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो वही बात है मैक्सिमम कहां पे होगा यहाँ पे, तो इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे जाएगा तो घटते हुए जाएगा। अब अगर हम रेयर फ्रैक्शन की बात करें तो वो फैल जाता है ना, रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या फैल गया, स्पेस ज्यादा हो गया, तो वहां पे डेंसिटी क्या होता है मिनिमम होगा। अगर फैल जाएगा भाई, हम ऐसा था ठीक है, हम ऐसे कर दिए तो प्रेशर घट गया कि बढ़ गया, ऑब्वियसली घट गया, प्रेशर क्या होगा
घट गया। डेंसिटी भी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जा रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पेस ज्यादा हो जा रहा है तो वो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन केस ऑफ रेयर फ्रैक्शन, इन केस ऑफ रेयर फ्रैक्शन, इन केस ऑफ रेयर फ्रैक्शन, अच्छा बोर्ड दिख रहा है ना। इन केस ऑफ रेयर फ्रैक्शन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर होता है मिनिमम, प्रेशर क्या होता है मिनिमम। एंड डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी भी मिनिमम होता है। इसलिए क्या होता है ना, धीरे 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 ये क्या होता है, ऐसे होता है, धीरे 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 डिक्रीज किया, उसके बाद फिर इंक्रीज किया। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो यही वाला ग्राफ तुम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे परेशान होते हैं कि सर यहाँ पे प्रेशर या फिर डेंसिटी क्यों दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं दिया गया है, बहुत बच्चे का सवाल होता है। एक्चुअली बात ये होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बात अगर हम करते हैं और स्पेशली साउंड वेव इन एयर की बात करते हैं, तो वहां का जो डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ का जो डिस्टर्बेंस होता है इन केस ऑफ साउंड वेव इन एयर, यहाँ का जो डिस्टर्बेंस होता है वो क्या होता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर बेसिकली। इसलिए हम लोग प्रेशर एंड डेंसिटी के टर्म पे लिखते हैं इधर और इधर डिस्टेंस। तो बात क्या है बच्चों, बेसिकली बात क्या हुआ, कैसे साउंड वेव जाएगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ऐसे क्या होगा, साउंड वेव चलता जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि वन साइकिल पे कितना कंप्रेशन कितना रेयर फ्रैक्शन हो सकता है, एक ही साइकिल पे कितना कंप्रेशन कितना रेयर फ्रैक्शन हो सकता है, तुम लोग अभी अभी देखे कि एक साइकिल पे एक कंप्रेशन एंड एक रेयर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, इन वन साइकिल, इस चीज को लिख करके भी रख सकते हो कि वन साइकिल देयर इज वन कंप्रेशन and one rare fraction, there is one compression and one rare fraction। अब बात समझ में आया कि बात क्यों यहाँ पे लिखा हुआ होता है प्रेशर एंड डेंसिटी, क्लियर, क्योंकि यहाँ का जो डिस्टर्बेंस होता है वो बेसिकली प्रेशर या फिर डेंसिटी के टर्म पे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। whatever you want to write please write it down। ओके, हम आगे चलते हैं। उसके बाद हो गया, मिटाओ इस चीज को। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक के, हेडिंग डालो टर्म्स रिलेटेड टू वेव, टर्म्स रिलेटेड टू वेव, टर्म्स रिलेटेड टू वेव। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत तुम लोग जानते होंगे, लेकिन क्या है ना, बहुत न्यू बच्चे हैं तो उनको भी पढ़ाना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, टाइम पीरियड। पहला हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली, टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन अगर हम कंप्लीट करते हैं उसके लिए जितना टाइम की जरूरत होता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोले, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। जैसे अगर हम देखें वो ट्यूनिंग फॉर्क वाला चीज देखें, एक ऑसिलेशन कब तक कंप्लीट होगा, सामने गया पीछे आया, पीछे गया सामने आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट ना। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, सामने गया पीछे आया, पीछे गया सामने आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट ना। तो इसको करने में उसको जितना टाइम लगता है दैट इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहां पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अब डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द टाइम टेकन of the particle of the medium to complete one vibration या फिर one oscillation, जो भी बोलो, one vibration to complete one vibration is called
is called time period, is called time period, is called time period। बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर एक कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए उसको जितना टाइम की जरूरत होता है दैट इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड ऑफ द वीक। अब आते हैं इसके यूनिट्स पे। इसको ना कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। अब आते हैं इसके यूनिट पे। यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो दो तरह की यूनिट होता है, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। तो तुम बता सकते हो क्या एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, क्या तुम बता सकते हो? देखो बात क्या है कि वो कितना टाइम ले रहा है, दैट इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड ना, वो कितना अल्टीमेटली क्या ले रहा है, टाइम ना। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं टाइम से ही जुड़ा हुआ है, जितना टाइम लग रहा है। तो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है भाई। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो टाइम पीरियड का भी एसआई यूनिट क्या होगा, सेकंड। और सीजीएस पे भी तो उसका यूनिट सेकंड ही होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, सेकंड। तो दोनों में ही क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? लिख लो इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको लिख लो ध्यान से, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया? मिटाऊं इस चीज को? ओके, तो दूसरा वाला जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा वाला जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे बच्चों कि 1 सेकेंड पे कितना वाइब्रेशन या फिर कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। और भी हम समझाते हैं थोड़ा देर में, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बेसिक को समझो पहले, ठीक है। कि क्या बोले बच्चों कि 1 सेकेंड पे कितना ऑसिलेशन या फिर कितना वाइब्रेशन वो कंप्लीट करता है, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गया? टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, एट फ्रीक्वेंसी में हम क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड पे कितना ऑसिलेशन वो कंप्लीट करता है। बात समझ में आ गया? तो यहां पे क्या लिखें, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड, the number of oscillation completed in 1 second is called frequency, is called frequency। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया? यस और नो बोलो, क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों? अच्छा, तो बात ये होता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ गए ना कि 1 सेकेंड पे जितना ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, जितना वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसके यूनिट पे आते हैं, अब इसके यूनिट पे आते हैं। इसका जो यूनिट होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसको बोलते हैं हर्ट्ज, इसको बोलते हैं हर्ट्ज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एचजेड, इसको बोलते हैं हर्ट्ज या फिर एचजेड भी लिख सकते हो। और एक यूनिट होता है, और एक यूनिट होता है सेकंड टू बी पावर -1, इसको बोलते हैं सेकंड इनवर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड इनवर्स। तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज या फिर सेकंड इज पावर, सेकंड इनवर्स। इस बात का ख्याल रखना है। ये सेकंड इनवर्स क्यों आ रहा है ये थोड़ी देर बाद जानते हैं। और ये हर्ट्ज जो आया है ना, ये एक साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है, पूरा नाम अभी के लिए पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो हर्ट्ज आया है ना, ये साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग आया है हर्ट्ज। एंड ये सेकंड इनवर्स जो आता है, ये क्यों आता है हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। लिख लो इस चीज को। हो गया बच्चों, मिटाऊं इस चीज को? ओके, तो चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और भी समझेंगे कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। पहले एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद और समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इफ अ वेव completed
100 oscillation in 20 second, then find question number 1 time period, question number 2 frequency. ठीक है, फाइंड आउट जल्दी। कुछ आंसर आया टाइम पीरियड का एंड फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड कितना होगा बोलो। देखो कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड मतलब क्या, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है दैट इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं 20 सेकंड पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इन 20 सेकंड 100 ऑसिलेशन जो है ये कितने सेकंड पे कंप्लीट होता है। 100 ऑसिलेशन जो है ये कितने सेकंड पे कंप्लीट हो रहे हैं 20 सेकंड पे। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में के लिए कितना टाइम लगेगा 20/100 ना बच्चों। 100 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं 20 सेकंड पे, तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड पे कंप्लीट होगा 20/100 दैट इज इक्वल्स टू 2/10 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 इतना सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, t is equals to 0.2 सेकंड, t is equals to 0.2 सेकंड। ओके, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड पे कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। टाइम पीरियड मतलब होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, एंड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है एक सेकंड पे कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, ये वाला चीज देखना है। तो यहाँ पे इस चीज को घुमा करके लिख सकते हैं ना, इसको हम घुमा करके भी तो लिख सकते हैं। क्या लिखें, अच्छा मिटाओ इस चीज को ना, ओके इसको घुमा के लिखते हैं। 100 ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 20 सेकंड, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20 सेकंड पे कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ 100 ऑसिलेशन। तो एक सेकंड पे कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो इसका यूनिट क्या होगा 5। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, हर्ट्ज। बात समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करें ऐसे ही बच्चों वाला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है आवर हार्ट beats 72 times in 1 minute. Find time period. Question number 1. Question number 2, frequency. चलो फाइंड इट आउट जल्दी फटाफट। ऑप्शन दे दे। चलो टाइम पीरियड के लिए ऑप्शन देते हैं, पहले टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड के लिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 1.2 सेकंड, ऑप्शन बी 0.8 सेकंड, ऑप्शन सी 0.2 सेकंड, ऑप्शन सी 72 सेकंड, सॉरी 1/72 सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, कौन सा ऑप्शन सही है, क्या तुम बता सकते हो। ऑब्वियसली जो सब बच्चे ने आंसर ए दिया है दोज आर रॉन्ग। जो सब बच्चे ने ऑप्शन ए दिया है दोज आर रॉन्ग। जो सब बच्चे ने बोला ऑप्शन बी दोज आर करेक्ट। रीजन देखो बच्चों वाला चीज है, कुछ है ही नहीं भाई इसमें। क्या है देखो, ऑप्शन मिटा रहा हूं, देख लो कि 72 टाइम बीट करने के लिए कितना टाइम की जरूरत होता है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना सेकंड 60 सेकंड। तो 72 टाइम बीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए 60। तो एक बार बीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा बच्चों 60/72 ना।
60/72। तो एक बार बीट, एक बार वाइब्रेशन, एक बार ऑसिलेशन करने के लिए जितना टाइम की जरूरत होता है, दैट टाइम इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड। यस और नो? बिल्कुल सही सर। तो एक बार बीट करने के लिए टाइम कितना लगेगा? 60/72, दैट इज नथिंग बट योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60/72। इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.8 सेकंड के करीब आएगा, 0.8 सेकंड के करीब आएगा। यस और नो? बात समझ में आ गया? क्लियर? ओके चल फ्रीक्वेंसी निकालो, मिटाओ इस चीज को। ओके चल फ्रीक्वेंसी निकालो, चलो फ्रीक्वेंसी निकालो। ऑप्शंस दे दे। ऑप्शन ए 1.2 सेकंड फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी 0.8 सेकंड, ऑप्शन सी 1/72 सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फ्रीक्वेंसी कितना होगा? जो सब गधे ऑप्शन ए बोल रहे हो ना, दोस आर रॉन्ग, दोस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? यूनिट देखो, यहाँ पे सेकंड बोला गया है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है? सेकंड। सेकंड कभी भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो सकता है? नहीं ना। सेकंड कभी भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो सकता है? नहीं ना। तो ये वाला ऑप्शन कभी भी होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? 72 टाइम बीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड। तो लिखिए 72 टाइम बीट करने के लिए कितना लगता है? 60 सेकंड। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? एक सेकंड पे आप कितना बार बीट किए हैं, कितना बार ऑसिलेट किए हैं, कितना बार वाइब्रेट किए हैं, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। तो तुमको क्या निकालना है? एक सेकंड पे कितना ऑसिलेशन होगा। तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं ना कि 60 सेकंड पे कितना बार बीट करेगा? 72 टाइम्स। तो एक सेकंड में कितना बार बीट करेगा? 72 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज नथिंग बट 1.2। क्या 1.2 क्या? हर्ट्ज। 1.2 क्या बच्चों? हर्ट्ज। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? चल मिटाओ इस चीज को। ओके चलो और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? चलो 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 ठीक है। अच्छा अब अगर ग्राफ के थ्रू देखें, अगर थोड़ा सा हम ग्राफ के थ्रू देखें, ये सब क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू करें तो कैसे करेंगे? देखो मान लो कोई ग्राफ दिया गया है, आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, दो टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है? अभी खैर उतना जानना जरूरी नहीं है, तुम कंप्लीट ऑसिलेशन ढूंढो कहाँ कहाँ हो रहा है और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और एक सेकंड पे कितना ऑसिलेशन हो रहा है, बस इतना ढूंढोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? तो बात ये है कि मान लो ऐसे कोई एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है? इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, क्या बच्चों? इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? ये यहाँ का टाइम जो दिया गया है ना, ये 0.5 दिया गया है, इसका टाइम जो दिया गया है 0.25 है, इसका टाइम जो दिया गया है 0.75 है, इसका टाइम दिया गया है 1, इसका टाइम दिया गया है 1.25, इसका टाइम दिया गया है 1.5। तो ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, ठीक है? ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? क्लियर? अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड। ऑप्शंस दे रहे, ऑप्शन ए 0.5 सेकंड, ऑप्शन बी 0.25 सेकंड, ऑप्शन सी 1 सेकंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोल आंसर क्या होगा? क्या तुम बता सकते हो आंसर क्या होगा? जो सब पुराने बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा इजी रहेगा ना रे? सही बोल रहे हैं ना? क्लास 7 पे थोड़ा बहुत हम लोग करे थे इसके बारे में, ठीक है ना? चलो तो देखो बच्चों, हम तुमको क्या बताएं कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो तुमको क्या ढूंढना है? एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे तो नहीं बोला गया है ना कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ग्राफ दे दिया गया है।
तो इस ग्राफ से ना तुमको ढूंढना पड़ेगा कि कब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, कब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं दिस पॉइंट से, यहां से ग्राफ जो है ये ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, यहां से ग्राफ जो है ये ऊपर की ओर जा रही है ना, तो अगेन कब ये वाला ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। देखो यहां से अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो यहां से ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहां से ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रही है ना। तो अब देखो इस वाले ग्राफ में कहां पे अगेन ग्राफ जो है सेम पाथ को रिपीट कर रहे हैं, सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। कहां से, यहां से होगा क्या, नहीं यहां से तो डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, यहां से होगा क्या, नहीं यहां से तो डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, यहां पे होगा नहीं, यहां से तो डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, यहां से होगा नहीं, यहां से तो अपवर्ड हो रहे हैं ना, ऊपर हो रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये यहां से हो रहा है तो ये ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर यहां की बात करें तो यहां से फिर ऐसे जा रहा है। तो देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज है। अगेन देखो सेम ही पाथ को रिपीट करेगा ना, ऐसे कंप्लीट हुआ यहां तक। अगेन देखो वही वाला चीज यहां पे भी हो रहा है, अगेन देखो वही वाला चीज यहां पे भी हो रहा है, अगेन देखो वही वाला चीज यहां पे हो रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक हम बोल सकते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ है। यहां से लेकर के यहां तक क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो चुका है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है, तो यहां से भी तो ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो यहां से अगेन देखो यही वाला कर्व को ये रिपीट करेगा। देखो यहां से यही वाला कर्व को यहां से अगेन रिपीट करेगा। तो जहां से वो फिर से रिपीट करना स्टार्ट होता है वहां तक को हम बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो देखो बात क्या है, ये यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगा, यहाँ पे टाइम कितना है 0.5 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5 सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0.5 सेकंड। यस और नो। चलो अब निकालो फ्रीक्वेंसी। दूसरा फाइंड फ्रीक्वेंसी, कितना होगा, ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 0.5 हर्ट्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, बोलो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। क्या तुम बता सकते हो, बोलो 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 बोलो। किसी का आंसर आया, जो सब बच्चे बोल रहे हो 1 हर्ट्ज दोज आर रॉन्ग, जो सब बच्चे बोल रहे हो 2 हर्ट्ज दोज आर करेक्ट, जो सब बच्चे बोल रहे हो 2 हर्ट्ज दोज आर करेक्ट। क्यों सर, कैसे पता चला? देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, 1 सेकंड पे वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। क्या बच्चों, 1 सेकंड पे वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। यस और नो? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे ढूंढो 1 सेकंड कहाँ पे है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है यहाँ पे 1 सेकंड कहाँ पे है, ये वाला ना, यहाँ पे 1 सेकंड कहाँ पे है, ये वाला ना, मार्क कर लिया इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 सेकंड कंप्लीट है ना, इस पॉइंट पे 1 सेकंड हो चुका है ना। अब देखो ये 1 सेकंड तक कितना ऑसिलेशन वो कंप्लीट करता है, 1 सेकंड तक वो कितना ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, दैट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं यहाँ पे 1 सेकंड है तो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट, लाइक दिस एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगेन देखो दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, अगेन देखो दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। तो अप टू 1 सेकंड कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, अप टू 1 सेकंड कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, दो ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा बच्चों 2 हर्ट्ज। 1 सेकंड तक ये कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया, 1 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 हर्ट्ज। बात समझ में आया कि नहीं आया, मिटाओ इस चीज को। ओके चलो ठीक है। तो यही सब छोटा छोटा क्वेश्चंस है, इसमें और भी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, इसमें और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास पे इस वाले टॉपिक के ऊपर
कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव स्पीड, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा धीरे से चलते हैं क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, रिलैक्स होकर के, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।